नमस्कार। स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हर गुरुवार रात में 8:30 बजे प्रयास के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज के ऊपर प्रसारित होने वाली यह मालिका स्वास्थ्य के बारे में विविध विषयों के ऊपर जानकारी देने के लिए शुरू की गई है। आज का ये स्वास्थ्य की पाठशाला का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने हेल्दी हार्ट के बारे में कुछ चीजें समझ ली थी। आज उसी का और आगे वाला हिस्सा हम लोग समझ लेंगे। तो ये स्वास्थ्य की पाठशाला जो हर गुरुवार को रात 8:30 बजे लाइव प्रसारित की जाती है, उसमें मुख्यत्वे 4-5 उद्देश्य है। एक तो स्वस्थ जीवन हेतु आहार विहार और आचार विचार हमारे कैसे हो, इस बारे में जानकारी हो। दीर्घायु जीवन जीने के लिए हमारी जीवन शैली कैसी हो, इस बारे में भी हम लोग अलग अलग विषयों के ऊपर इस संवाद माला में देखने वाले हैं। शरीर तथा मन का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखे, इस बारे में भी उपयुक्त विषय हम लोग हर गुरुवार को लेते रहने वाले हैं। इसके मेरे साथ साथ मेरे अलावा और भी स्वास्थ्य जगत के जाने माने हस्तियां इसमें आगे सम्मिलित होने वाली है। पिछली बार हम लोगों ने जो देखा था, हेल्दी हार्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हमारा हार्ट हेल्दी कैसे रहता है, कैसे काम करता है, हार्ट का काम करना क्यों बिगड़ता है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती है, उस बारे में हम लोगों ने देखा है। आज वही विषय हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि अगर हार्ट का काम करने में कुछ बिगाड़ होता है तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने होंगे। या मान लो कि मुझे हार्ट की तकलीफ ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, उस विषय में हम लोग कुछ चीजें हम लोग देखने वाले हैं। पिछली बार हम लोगों ने जैसे देखा था कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं हार्ट के लिए, उसमें के कुछ चीजें हम लोगों ने देखे थे नॉन मॉडिफाइबल की जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, जिसमें खास करके हमारी आयु जो धीरे धीरे बढ़ते जाती है, हम स्त्री है अथवा पुरुष है, हेरिडिटरी हमारे खानदान में अगर किसी को है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिनको बोला जा सकता है कि जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मगर बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में जिनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या क्या है वो हम समझ लेंगे और उसमें क्या सुधार करना है, उसके लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा, इस विषय में हम लोग अभी आज के एपिसोड में देखने वाले हैं। पिछली बार हम लोगों ने ये भी देखा था कि लाइफस्टाइल के मेनली 3-4 इश्यूज होते हैं जो हमको शायद देखने की जरूरत है। एक तो हमारी खान पान की गलत आदतें हैं, उनको सुधारना होगा, जिसके बारे में आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा जो है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम जिसको बोलेंगे कि आजकल शरीर श्रम हम लोग नहीं करते हैं, और शरीर श्रम अगर हम नहीं करेंगे तो फिर नेचुरली हार्ट के लिए शरीर श्रम महत्व का विषय हो जाता है। अगर हम नहीं करते हैं, बैठी जीवन शैली जो हमारी हो गई है, इसके वजह से भी फिर आज तकलीफें बढ़ती जाती है। तीसरी जो बात है वो एडिक्शन वाली है, बुरी आदतें, खास करके तंबाकू हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या और भी कोई चीजें हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हार्ट के स्वास्थ्य के लिए। तो हम लोग एक एक चीज के ऊपर देखते जाएंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा। अभी ये करना, अपने हार्ट को अगर ठीक रखना है तो क्या करना चाहिए हमको, उस बारे में हम लोग देखते जाने वाले हैं। उसमें का पहला फैक्टर जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो है हमारा वजन कितना है।
हम लोगों को पता है कि जरूरत से ज़्यादा अगर वजन रहा तो कई सारी बीमारियों के लिए खतरा पैदा करता है। तो ओवरवेट होना या तो ओबेसिटी जिसको हम बोलेंगे, तो बेसिकली हमारा आइडियल वेट, आदर्श वजन कितना होना चाहिए। ओके, तो एक फार्मूला उसके लिए बताया जाता है कि आपका वजन जो 18-20 साल के उम्र में जितना था उतना जिंदगी भर कायम रखे। उसमें अगर बढ़ोतरी होती है तो आपका ये सब बीमारियां होने का खतरा बढ़ते जाता है। दूसरा जो फैक्टर रहता है वो कि कितना फर्क पड़ता है। अगर 1 किलो वजन अगर हमारा जरूरत से ज्यादा है तो 2.5 महीने से हमारी जिंदगी आयु हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हमको ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और ऐसी कई सारी बीमारियां फिर हमारे पीछे लग जाती है। 1 किलो अगर हमारा वजन जरूरत से ज्यादा है तो 2% हमारा ये सब बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, चाहे डायबिटीज है चाहे हार्ट अटैक है। तो अपने शारीरिक वजन को मर्यादा में रखे, लिमिट में रखे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इसके लिए कैसे हम लोग नापे कि हमारा वजन सही है या नहीं है, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो जैसे हम लोगों ने देखा कि 18-20 के साल में जितनी वजन रहता है उतना जिंदगी भर कायम रखे। ऑफकोर्स ये जो नई वाली जनरेशन है इनके लिए शायद ये फार्मूला काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी कई सारे बच्चे ऑलरेडी ओवरवेट रहते हैं। तो दूसरा फार्मूला जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है, बॉडी मास इंडेक्स मतलब हमारा वजन कितना है किलोग्राम में डिवाइडेड बाय हमारी हाइट इन मीटर्स, मीटर में हाइट लेके उसका स्क्वायर। सो वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स, ये जो कोई फिगर आएगा इसको बॉडी मास इंडेक्स बोला जाता है। और ये बॉडी मास इंडेक्स हमारा आइडियल जिसको बोलेंगे हम लोग 18.5 टू 21 होना चाहिए। ये अगर ज्यादा होता है, 21 से ज्यादा होता है तो धीरे धीरे खतरा बढ़ते जाता है सब बीमारियों का, तो वो हमको टालना चाहिए। उसके लिए इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि हमारा वजन हमको धीरे धीरे कितना है वो एक बार समझ में आ जाए तो अपने आप नेचुरली फर्क पड़ने वाला है कि कितना होना चाहिए। अब जैसे हम लोग देखते हैं जनरेशन वाली बात अगर देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि 1980s में की तुलना में आज के पढ़े लिखे लोगों का वजन काफी ज्यादा है। पहले जो हमारे गैजेट्स थे, टीवी था, मोबाइल लैपटॉप थे, वो काफी थिक रहते थे। अभी वो बहुत स्लिम हो गए हैं, स्लिम गैजेट्स का जमाना है, मगर इंसान का डायमीटर बढ़ते जा रहा है। तो ये ओबेसिटी ज्यादा खतरे वाली बात है। बजाय हमारे गैजेट छोटे हो, हमारा वजन, हमारा घेरा खुद का कम हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। अब इसके लिए फिर ये बॉडी मास इंडेक्स हमारा कितना हो इसका एक चार्ट यहाँ मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। हमको मालूम है कि ट्रैफिक के 3 सिग्नल रहते हैं, हरा, पीला और लाल। तो हरा सिग्नल जो है वो सेफ रहता है, पीला सिग्नल मतलब अभी लाल की तरफ जाएगा वो तो खतरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आइडियल वेट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रीन सिग्नल है। तो आपका वजन अगर इस ग्रीन जोन में आता है तो ये ग्रीन सिग्नल हो गया, आपका वेट आइडियल है। तो इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए 18.5 टू 21। ओके, तो यहाँ इस चार्ट में मैंने डिस्प्ले किया है 4 फुट 7 इंच से लेके तो 5 फीट तक के हमारा वजन के हिसाब से कितनी हाइट, हमारे हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए आइडियल वेट में। अब ये येलो सिग्नल मतलब क्या है, बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25, 21 टू 25। इसमें अगर हमारा वजन जाता है तो वो भी लोअर साइड में होना चाहिए, ग्रीन के बाजू में, ना कि रेड के साइड में, क्योंकि रेड सिग्नल की तरफ डेंजर बढ़ते जा रहा है। अगर ओवरवेट होना हम जिसको बोलेंगे, अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 है तो ओके, और 30 के ऊपर अगर हमारा वजन जाता है, बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 के ऊपर जाता है तो उसको ओबेसिटी बोलेंगे हम लोग, ये हमारी बीमारी है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं 5 फुट 1 इंच से लेके तो 5 फुट 6 इंच के लिए।
अब देखिए, आप समझ लीजिए कि 5 फुट 4 इंच अगर हाइट है किसी की 163 सेंटीमीटर, तो उसके लिए आइडियल वेट रहेगा 49 टू 53। बी अवेयर मतलब सावधान हो जाइए, फ्रॉम 53 टू 66। तो हमारा वजन जहां तक हो सके आइडियल जोन में हो। आइडियल में अगर नहीं है तो ये येलो जोन में हो, और येलो जोन में भी ग्रीन के साइड में हो, ना कि रेड के साइड में। तो 53 के तरफ हमारा वजन हो, 66 के तरफ ना हो। तो ऐसा मान सकते हैं हम लोग, ये दोनों का एवरेज अगर निकालते हैं हम लोग, येलो सिग्नल का 21 से 25 का एवरेज आएगा, बॉडी मास इंडेक्स 23। तो ये 53 और 66 के बीच का मान लो हम लोग करीब करीब ऐसा बोल सकते हैं कि 60 से नीचे होना चाहिए, 5 फुट 4 इंच का येलो साइड में। येलो में अगर है तो ग्रीन, टुवर्ड्स ग्रीन होना चाहिए। रेड में अगर है तो डेंजर जोन है ये। और ये आखिरी वाला जो है, इट इज द मोस्ट रिस्की, ओबेसिटी। अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा अगर आता है तो ओके। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जहां तक हो सके हमारा वजन ग्रीन में हो। येलो में है तो येलो में से ग्रीन की तरफ आए हम लोग। अगर येलो में अपर साइड में है तो लोअर साइड में आए धीरे धीरे, और धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। रेड में अगर है तो रेड में से लोअर साइड में रेड में आ जाए, फिर येलो के अपर साइड में, फिर येलो के लोअर साइड में, ऐसा हमारा ट्रैवल होना चाहिए। और ये आखिरी में अगर अगर हम है मोस्ट रिस्की जोन, तो उससे भी हम लोगों को धीरे धीरे अपना वजन कम करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं 5 फुट 6 इंच 7 इंच से लेके तो 6 फुट हाइट वालों के लिए। अब जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूंगा, मेरी हाइट है 6 फीट 183 सेंटीमीटर। ओके, मेरी आयु जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि नाउ आई एम नियरिंग माय 60s, 59 पूरे हो गए हैं। आज का मेरा वजन इट इज अराउंड 63 64। ओके, मेरे हाइट के हिसाब से 6 फीट हाइट के लिए आइडियल वेट जो है ग्रीन जोन में वो आएगा 62 टू 67। ओके, तो मेरा वजन आज का जो वजन है इट इज टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ ग्रीन जोन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। आइडियल वेट के भी लोअर एंड में है। वजन और ब्लड प्रेशर दो बातें ऐसी होती है कि जो जितनी कम रही उतना अच्छा ही है। ओके, अगर कोई तकलीफ नहीं है आपको तो जितना कम वजन रहा तो उतना अच्छा है। हमको मालूम है कि कम वजन अगर रहा तो बॉडी को नेचुरली बहुत ज्यादा एक्सेस लोड नहीं लेना होता है, तो बॉडी ज्यादा दिन चलने वाली है नेचुरली। ओके, तो ये बात इंपॉर्टेंट होएगी वजन के हिसाब से हमको देखने के लिए। अब हमारा वजन क्यों बढ़ता है, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो उसके कारण क्या क्या है, वो अगर एक बार हमको समझ में आ जाए तो फिर वजन को कैसे मेंटेन रखे वो भी नेचुरली हमको समझ में आ जाएगा। ओके, आज अगर हम भारत का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो शहरी पढ़े लिखे लोगों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो करीब करीब 60% पीपल आर ओवरवेट। ओके, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे समाज के दो तबके हम जिसको बोलेंगे कि एक गरीब जो है, जो आदिवासी है, गांव में रहने वाले मजदूर वाले, या शहरी झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले, वहां के बच्चों का अगर हम लोग देखेंगे वजन कैसे होता है, तो 5 साल से छोटे वाले बच्चे करीब करीब 50-60% बच्चे, 40 से 60%, 40 to 60% ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन दे आर माल नरिश्ड, वो कुपोषित होते हैं, उनका वजन जरूरत से कम होता है। और वजन कम होने के कारण उनको कई सारी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। ओके, तो दूसरी तरफ हम अगर शहर के पढ़े लिखे लोगों की अगर बात करते हैं, ओके, जिसमें सभी प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, ऑफिसर्स है, तो इनमें के अगर एडल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब 50-60% एडल्ट्स पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स दे आर ओवरवेट। और वजन ज्यादा होने के कारण उनको कई सारी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा है, डायबिटीज से लेके तो हार्ट अटैक तक के, तो कैंसर तक के। और नेचुरली फिर जैसे वो गांव के बच्चे, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, कुपोषण की वजह से उनमें डेथ रेट थोड़ा ज्यादा रहता है, बीमारियां ज्यादा आती है। वही बात शहर के पढ़े लिखे लोगों में, एडल्ट्स में वजन ज्यादा होने के कारण होती है। तो हम लोग बोलेंगे ये भी कुपोषण ही है। इतना ही है कि वो जो आदिवासी वाला कुपोषण है बच्चों का, वो शायद अभाव की वजह से होने वाला कुपोषण है। ये जो है ये एक्सेस के वजह से होने वाला कुपोषण, जिसको हम बोलेंगे शहरी लोगों का।
ये उतना ही खतरनाक है या उससे ज्यादा खतरनाक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जैसे नेचर में कहा है, नेचर हमेशा क्या बोलेंगे उसको, कि नेचर का एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि एवरीथिंग इज शुड बी एट इन मॉडरेशन। मतलब स्वर्ण मध्य, गोल्डन मीन जिसको बोला जाता है, वो नेचर्स लॉ, इट्स अ बेसिक नेचर्स लॉ। जरूरत से कम रहा तो भी प्रॉब्लम है, जरूरत से ज्यादा रहा तो भी प्रॉब्लम होता है। अब एक्सेस जो है, एक्सेस वेट जो है जरूरत से ज्यादा, वो प्रॉब्लम है, दैट इज अ पैथोलॉजिकल, वो बीमारी का लक्षण है। तो इसलिए फिर आज शहर के लोगों में हमको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर और कई सारी बीमारियां ज्यादा देखती है गांव की तुलना में। इसका कारण है कि उनका वजन जरूरत से ज्यादा है। ओके, अब वजन क्यों ज्यादा रहता है उसके तरफ अगर हम देखेंगे तो मेनली दो बातें हो सकती है। एक तो जरूरत से ज्यादा इनटेक है, और जितना खर्चा होना चाहिए उतना खर्चा नहीं होता है। मतलब आमदनी ज्यादा है और खर्चा कम है, तो नेचुरली फिक्स डिपॉजिट तो बढ़ने वाला है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट किसका बढ़ता है? जिसकी आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है, तो एफडी बढ़ेगी, नेचुरली एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। ये शायद करेंसी के बारे में ठीक है। शरीर के वजन के बारे में ये डेंजरस बात है कि आप इंटेक ज्यादा है, कैलोरी ज्यादा इंटेक ले रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, तो शरीर का बैलेंस बढ़ते जाता है। तो शरीर का बैलेंस अगर बढ़ता है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो नेचुरली फिर बढ़ा हुआ वजन अगर है तो कैसे कम रखे, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। या मान लो मुझे वजन बढ़ने ही नहीं देना है आगे जाकर के, तो उसके लिए क्या करना होगा, उस विषय के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली वजन कम करने के लिए दो ही बातें हो सकती है हमारे हाथ में। या तो इनटेक कम रखे, कैलोरी इनटेक खास करके कम रखे, मतलब खाना गिन के खाने की जरूरत नहीं, खाने में से जो कैलोरी जा रही है हमको शरीर के अंदर, उसको मर्यादित रखें हम लोग। और दूसरी तरफ फिजिकल एक्टिविटी करते हुए हमको, हम जो बोलेंगे उसमें कि एक्सपेंडिचर बढ़ाए, जिसके वजह से जो हम लोगों ने खाया वो बॉडी फैट में कन्वर्ट नहीं होएगा। जो खाया वो रोज के रोज इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम अपना वजन पुट ऑन नहीं करेंगे अपने आप ही, हमारा वजन जो है वो मर्यादित रहेगा। अब ये अगर करना है तो फिर हमको क्या क्या करना होगा उस बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें का मेन पार्ट जो रहेगा वो डेफिनेटली डाइट होगा। तो हम लोग अभी आहार के बारे में कुछ चीजें समझ लेंगे कि हमारा आहार कैसे हो। ओके, अब जैसे ये स्लाइड में मैं बता रहा हूं कि दो एफ इंपॉर्टेंट है, फैट एंड फाइबर, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। आहार की अगर बात करते हैं तो सिंपल है, यू रिड्यूस योर फैट एंड इंक्रीज द फाइबर, ये फॉर्मूला है वजन ठीक करने के लिए, वजन बढ़ा हुआ वजन कम करने के लिए, और कई सारी बीमारियां टालने के लिए। तो फैट मतलब चर्बी की मात्रा, वसा युक्त चीजें हमको कम खानी है, और फाइबर युक्त रेशेदार चीजें जिसको हम बोलेंगे ये ज्यादा खानी है। ओके, तो उसके पहले हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि हमारे आहार में फैट कंटेंट कितना है और एक्चुअली कितना होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो चर्बी कौन कौन सी चीजों में से हमारे शरीर को मिलती है, खाने में से हम लोग जो खाते हैं, या तो बोलेंगे हम लोग तेल जो वापर करते हैं पकाने के लिए, सब खाना जो बनता है यूजुअली कुकिंग ऑयल में बनता है। अलग अलग प्रकार के तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं छोंक लगाने के लिए या फ्राई करने के लिए। तो तेल, अलग अलग प्रकार के जो ऑयल्स होते हैं उसमें से हमें फैट मिलता है। ओके, सभी प्रकार के तेलों में 100% फैट होता है। कई सारे लोगों के दिमाग में ये थोड़ी सी गलतफहमी रहती है कि भाई ऑलिव ऑयल में, इस प्रकार के ऑयल में जरा फैट का परसेंटेज कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एवरी सिंगल ऑयल कंटेन्स 100% ऑफ फैट्स, उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे आप ऑलिव ऑयल लो, चाहे सोया लो, चाहे जो भी लो, उसमें कोई फर्क नहीं है फैट कंटेंट के हिसाब से परसेंटेज वाइज। दूसरा जो पार्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं घरों में, वो है घी। ओके, घी में भी 100% फैट होता है। ओके, चाहे वो गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे जो भी है, दुकान का हो, चाहे घर में बनाया गया हो।
और क्या चीजें हमारे आहार में रहेगी जिसमें से हमें फैट मिलता है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलेंगे, दूध और दूध से बनी वाली चीजें। तो दूध की अगर हम बात करते तो अगर गाय का दूध है तो अराउंड 3%, भैंस का दूध अगर है तो 7% फैट हमको मिलेगा उसमें से 1 लीटर दूध में से। इसका मतलब गाय का अगर दूध है 1 लीटर तो उसमें से 3% मतलब करीब करीब हमको 30 ग्राम फैट मिलेगा गाय के दूध से। वही अगर भैंस का दूध रहा तो करीब करीब 70 ग्राम फैट हमको मिलेगा 1 लीटर दूध से। अगर मान लो हमारे घर में 1 लीटर दूध आता है भैंस का, तो महीने भर में कितना हो जाएगा फैट? 70 ग्राम हो गया रोज का। इसका मतलब करीब करीब 2 किलो फैट हमको भैंस के दूध से मिल रहा है। ओके, गाय का दूध अगर है तो 30 ग्राम पर डे, महीने भर में करीब 900 ग्राम हो गया, तो 1 किलो के करीब हो गया। आपके घर में दूध कितना आता है हर रोज, इसके ऊपर से, और गाय का आता, भैंस का आता, अगर डेयरी का आता है पैकेट वाला दूध लेते हैं तो उसमें परसेंटेज कितना है फैट, ये देख लीजिए। ओके, खास करके फैट के परसेंटेज के ऊपर दूध की कीमत होती है। तो जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा है वो दूध महंगा रहता है। ओके, ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को जिनको इतने ज्यादा फैट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए दूध अगर लाना है हमको घर में तो जहां तक हो सके वो लो फैट वाला मिल्क हम लोग इस्तेमाल करें। उसके लिए कोई ज्यादा फैट की हम लोगों को जरूरत नहीं है, खास करके जिनकी बैठी जीवन शैली है, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो जो मिठाइयाँ है अलग अलग प्रकार की जो खोया से बनती है, फिर मान लो पेड़ा लेके बर्फी है, बासुंदी है, गुलाब जाम है, बहुत सारी चीजें हैं जो बनती है, रसगुल्ले रसमलाई से लेके तो सभी चीजें, इनमें फैट रहता ही है। दूसरी जो फैट आने वाली चीजें हैं खास करके जो नॉन वेजिटेरियन लोग अगर है तो अंडा और नॉनवेज जो खाते हैं उसमें भी फैट काफी रहता है। ओके, अगर हम हिसाब के लिए अगर बात करेंगे तो स्वीट्स और नॉनवेज में 20 to 50% फैट रहता है, तो हम लोग हिसाब के लिए 50% कैलकुलेट करें, थोड़ा सा हायर साइड में तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो फैट हमारे शरीर में आता है वो रहता है खास करके ऑयल सीड, सभी प्रकार के तेल वाले बीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के साथ साथ, उसमें चाहे मूंगफली है, चाहे तिल्ली है, चाहे खोपरा है, कोकोनट है, ओके, ग्राउंड नट है, देन आलमंड है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, तो ये सभी ऑयल सीड वाली चीजें हैं। इसमें से भी हमें फैट मिलता है और करीब करीब 20-25 से कुछ कुछ इसमें तो हमको करीब 40 से 50% फैट मिलता है। अगर मूंगफली की बात करते हैं हम लोग, तिल्ली की बात करते हैं तो उसमें से उतना फैट हमें मिलता है। इसके अलावा फिर जो फैट कंटेंट हमारे शरीर में जाता है वो खास करके जो फ्राइड चीजें हैं, शायद बाहर की है, जो कई जगह नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, बेकरी वाली चीजें हैं, बिस्किट से लेके तो कई सारी चीजें हैं जिसमें से फैट हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो ये सबका अगर फैट का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कितना फैट हमारे शरीर के अंदर जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, और कितने की हमें जरूरत है। ओके, तो अगर हम देखते हैं तो हाउ मच फैट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये कहा जाता है कि जिनकी बैठी जीवन शैली है उनके लिए जरूरत है 20 ग्राम पर पर्सन पर डे। इसका मतलब है 600 ग्राम पर पर्सन पर मंथ टोटल फैट्स। ओके, ना कि ओनली तेल का घी का नहीं, विजिबल फैट्स हम जिसको बोलेंगे, ये सब चीजें मिला करके जो फैट आएगा वो 600 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअल में हमारे घर में कितना है कंजम्पशन, आप मैंने जैसे पिछले स्लाइड में बताया वैसा अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपके घर का फैट कंजम्पशन कितना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज अराउंड 2 to 4 kg पर पर्सन पर मंथ। मतलब जरूरत यह है, आहार शास्त्र हमें ये बताता है, न्यूट्रिशन साइंस की जरूरत है 600 ग्राम खाने की महीने भर में। हमारे आहार में से फैट का कंटेंट जो जाता है हमारे शरीर में वो जाता है करीब करीब 2 से 4 किलो पर पर्सन पर मंथ। तो ये एक्सेस फैट जो है ये बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा वजन बढ़ता है नेचुरली। ओके,
क्योंकि वो अगर यूटिलाइज अगर हो जाता है तो दिक्कत नहीं है। अगर हम कसरत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं 2-4 घंटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज हम लोग कसरत नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारे जीवन शैली का हिस्सा, तो नेचुरली ये फैट बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमारा वजन बढ़ने लगेगा। तो आज जो ये 60% पढ़े लिखे लोग जिनका वजन ज्यादा दिखता है ना, उसके पीछे का कारण जो है वो कारण ये है कि जरूरत से ज्यादा फैट का कंजम्पशन हमारे आहार में होता है। अब इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो शरीर में चर्बी जमा करती है। ओके, एक तो फैट तो समझ में आ जाता है, दूसरी बात जो है वो शक्कर और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें सभी जो हम लोग खाते हैं वो अगर एक्सेस है, टू मच ऑफ कार्ब, वो शरीर को जितना जरूरत है उतना ग्लूकोज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और शरीर इस्तेमाल करेगा एज अ पेट्रोल करके। जो एक्सेस ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह लगती है, इसलिए बॉडी फिर क्या करती कि उसको ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट करती है फैट में, क्योंकि फैट को डिपॉजिट करने के लिए कम जगह लगती है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू ग्लूकोज का जो स्टोरेज फॉर्म है उसके कंपैरिजन में। तो एक्सेस ग्लूकोज, अगर शक्कर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, अगर कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, रोटी चावल दाल और ये सब चीजें जरूरत से ज्यादा, जो कि है हमारे एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में इसी प्रकार का खाने का पैटर्न बना हुआ है और जो पीढ़ियों से बना है, तो उसके वजह से फिर ये फैट जमा होने लगता है शरीर के अंदर और हमारा वजन बढ़ने लगता है। अब वजन जो बढ़ता है हमारा, उसके पीछे दो मुख्य रीजन रहते हैं। एक आधे व्यक्ति का वजन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज होती है। या तो वो कसरत करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसका मसल बोन वेट ज्यादा होगा। ओके, वर्कआउट करने वाले लोग हैं, एथलेटिक्स वाले हैं, ग्राउंड के ऊपर खेलने वाले लोग हैं प्लेयर्स, तो 6 पैक 12 पैक जिसको हम बोलते हैं ना, उनके हड्डियों की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, बोन डेंसिटी, तो हड्डियों उनकी वजनदार रहेंगे। दूसरा जो पार्ट रहेगा कि उनका उनमें मसल मास ज्यादा रहेगा, तो मसल्स उनके स्ट्रांग रहेंगे तो वजनदार रहेंगे, इसके वजह से उनका वजन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है तो इट्स अ साइन ऑफ हेल्थ, वो स्वास्थ्य की निशानी है। ओके, मगर हम में से ज्यादातर लोगों का वजन जो बढ़ा है इस प्रकार बोन और मसल डेंसिटी, मसल मास बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ा है। तो क्यों बढ़ा है हमारा वजन? फैट वेट बढ़ने की वजह से बढ़ा है, चर्बी ज्यादा जमा होने की वजह से हमारा वजन बढ़ा है। तो चर्बी अगर शरीर के अंदर ज्यादा जमा हो जाती है तो दैट इज द साइन ऑफ इलनेस, नॉट वेलनेस। मसल्स अगर स्ट्रांग होती है, हड्डियों की डेंसिटी ज्यादा है, तो दैट इज अ साइन ऑफ वेलनेस। अगर फैट कंटेंट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा जमा हो रही है, तो इसका अर्थ यह है कि वो इलनेस की तरफ हमको लेके जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी व्याख्याएं जो है वो एकदम से उल्टी है। हम हेल्दी किसको बोलते हैं यूजुअली बोलचाल की भाषा में? जो जरा थोड़ा सा ऐसा जरा मोटा दिख रहा है, जिसका वजन बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसको बोलते हैं अरे यार हेल्थ सुधर गई तुम्हारी। ओके, और जो ऐसा बारीक दिखता है उसको बोलते हैं क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारी हेल्थ बिगड़ी हुई दिख रही। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंडिकेटर्स का है, हमारे सोचने का प्रॉब्लम है। हेल्थ ज्यादातर लोगों की जो बढ़ी हुई दिखती है, अच्छी दिखती है, दैट इज ड्यू टू द फैट डिपॉजिशन इन द बॉडी, और दैट इज द साइन ऑफ अ इलनेस नॉट वेलनेस। तो ज्यादातर बोलचाल की भाषा में हम जिसको हेल्दी बोलते हैं वो बीमार है ऐसा हम बोल सकते हैं, और जो जिसको हम बीमार करके लेबल करते हैं एक्चुअली दे आर हेल्दी, दे आर लुकिंग वेरी लीन एंड थिन, बहुत पतले दिखते हैं मगर वो हेल्दी रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि फैट डिपॉजिशन नहीं रहता उनके शरीर के अंदर ज्यादा। तो इस प्रकार का हेल्दी और बीमार की डेफिनेशन ही हमारी गलत है। तो नेचुरली डेफिनेशन गलत है तो रिजल्ट सब गलत आने वाले हैं, तो डेफिनेशन बदलने की जरूरत होगी हमको। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि अरे भाई हेल्थ आपकी बहुत सुधरी हुई दिख रही, तो ऐसा समझिए कि रेड सिग्नल है, डेंजर है। ओके, और कोई अगर बोलता है आपकी तरफ देख के कि भाई आपकी अभी हेल्थ बहुत बिगड़ी हुई दिख रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्टैमिना अच्छा है, बाकी सब अच्छा है, फिर भी आपका वजन कम है या कम हो रहा है, तो फिर ये
समझ लीजिए कि हमको स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट मिला है। अभी हम लोगों का एक ऑनलाइन डायबिटीज रिवर्सल का प्रोग्राम चल रहा है। ओके, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों ने ऑनलाइन में शिफ्ट किया। उसके पहले यहाँ अमरावती के ट्रेनिंग सेंटर है हमारा एक छोटा प्रयास का, यहाँ हम लोग रेसिडेंशियल कैंप्स लेते थे स्वास्थ्य के बारे में। यही सब लाइफस्टाइल के बारे में है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियों के लिए। अभी हम लोगों ने डायबिटीज रिवर्सल के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है। अप्रैल से शुरुआत हुई है, पहली बैच अप्रैल में आई थी। 3 महीने का एक कोर्स लेते हैं हम लोग, जिसमें कि 10 सेशन लेते हैं वीकली इंटरवल के ऊपर। शुरुआत के 6 और बाद में 15 दिन, हर 15 दिन में एक सेशन 2 घंटे का। और इसमें ये सब डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज रिवर्सल कैसे पॉसिबल है, उसके लिए फिर खान पान क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, ये सब मार्गदर्शन किया जाता है। और एक्चुअली वो सब हम लोग फॉलो भी करते हैं। मतलब जो बताया गया इस हफ्ते के सेशन में वो लोग घर में फॉलो करते हैं। उसका क्या रिजल्ट आया है अगले सेशन में रिपोर्ट बैक करते हैं, फॉलो अप लिया जाता है। ब्लड शुगर घर में ग्लूकोमीटर से लोग मॉनिटर करते हैं, ये खान पान का क्या फर्क पड़ा क्या नहीं। ऐसा एक 3 महीने की बैच। तो अभी तक के 9 बैच, अभी 9th बैच चालू है हमारी। और अभी 10वीं बैच इस महीने के 24 तारीख से शुरू होने वाली है, 24 अक्टूबर। तो अभी तक के करीब करीब 9 बैचेस मिलाकर के 250 पार्टिसिपेंट्स है। उसमें के 3 महीने का अंतराल पूरे किए वाली भी करीब करीब 4-5 बैचेस हो गई ऑलरेडी। और जिनका हम लोगों ने शुरुआत में पहले दिन टेस्ट करे थे, लैब टेस्ट, उनके ब्लड शुगर से लेके तो लिपिड प्रोफाइल है, HbA1c, जिससे कि 3 महीने की ग्लूकोज लेवल नापी जाती है। और वही 3 महीने के बाद भी हम लोगों ने ज्यादातर लोगों के किए हैं टेस्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा ऑब्जर्वेशन, कि जब से ये लाइफस्टाइल चेंजेस चालू हो जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जो हेल्दी हार्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर लोगों की ब्लड शुगर लेवल कम होने लगती है। उनकी दवाइयों के डोसेज एडजस्ट करने होते हैं, कम करने होते हैं। तो करीब करीब 3 महीने के दौरान 60% लोगों की दवाइयां पूरी तरीके से बंद करनी पड़ती है। ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, क्योंकि उनकी ब्लड शुगर लेवल नेवर बिफोर, पहले इसके कभी शायद नॉर्मल नहीं रही थी दवाइयों के साथ भी। आज खाली खान पान और जीवन शैली बदल करके उनकी ब्लड शुगर के लेवल नियर नॉर्मल या नॉर्मल आ गई है। अब आफ्टर कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ड्रग्स, पूरी दवाइयां बंद होने के बाद भी। ओके, ये लैब टेस्ट से भी, HbA1c और रेगुलर जो ग्लूकोज का मॉनिटरिंग करते हैं ग्लूकोमीटर से, ये सब चीजों से हम लोगों ने देखा है करीब करीब 60% लोगों का। और बहुत सिंपल चीजें हैं, खान पान का परिवर्तन है, व्यायाम योगा कराना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, यही सब चीजें हैं जिसके कारण से ये पॉसिबल हुआ है। बाकी जो लोग हैं उनकी भी ब्लड शुगर लेवल काफी कम हो गई है, उनकी दवाइयों की जरूरत भी काफी कम हो गई है। पूरी नहीं बंद हो सकी मगर काफी कम हो गई है। तो 60% लोगों का डायबिटीज जो सालों तक के था, और अभी तक के सबका अनुभव ये था, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बोलते कि अभी डोज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, या ये नई दवा हम लोग शुरू करते हैं, आपकी ब्लड शुगर जरा ज्यादा दिख रही है, अभी इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको, इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग उल्टा करते हैं कि एक एक दवाइयां उनकी कम करने की जरूरत होती है। और ज्यादातर लोगों का वजन कम हो जाता है। एवरेज 2 किलो से लेके 2-3-4 किलो से लेके तो करीब करीब 15-17-18 किलो तक का वेट लॉस 3-4 महीने में हुआ है। और इतना वजन कम होने के बाद भी, ये वजन जो कम हुआ है तो क्या कम हुआ है, शरीर के अंदर का जो फैट जमा है वो कम हुआ है। उनके मसल के ऊपर, उनके स्टैमिना के ऊपर, उनके एनर्जी लेवल में कोई फर्क नहीं। एक्चुअली फिजिकल स्टैमिना और एनर्जी लेवल बढ़ गई है वजन कम होने के बावजूद भी। ओके, दे आर फीलिंग बेटर, ओके, दे आर मोर एनर्जेटिक, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। दैट इज द फीडबैक गिवन बाय एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट लगभग। ओके, तो इसका मतलब है कि शरीर का जो एक्सेस फैट है, जो आज तक की कई सारी बीमारियां पैदा करता था, डायबिटीज को भी बढ़ाता था, वो फैट कम हो जाए तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल होने लगा है, उनकी दवाइयां बंद होने लगी है। इवन इट इज यूजफुल। हम लोगों ने कुछ लोगों में, कुछ पार्टिसिपेंट्स में ये भी देखा कि उनकी थायराइड की लेवल भी इंप्रूव हो गई है, और थायराइड भी उनका रिवर्स होने लगा है। एक्चुअली
ये तो कोई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं था थायराइड के लिए, हार्ट के लिए भी ये काफी उपयोगी हुआ है। ऐसे कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कि जिनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास हो गई है, या जिनको हार्ट अटैक आया है, मान लीजिए डॉक्टर ने बोला है, तो ऐसे लोगों को भी काफी फायदा ये सब जीवन शैली परिवर्तन से हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें की एक बात जो है कि फैट कंजम्पशन हमको कम करना है। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा कि जरूरत से 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 से 6 गुना ज्यादा एक्चुअली। तो ये शरीर का वजन कैसे तैयार होता है? 1 किलो बॉडी फैट तैयार होने के लिए 8000 कैलोरीज, किलो कैलोरीज अगर डिपॉजिट हो जाती तो 1 किलो फैट तैयार हो जाता है शरीर के अंदर। ओके, तो 1 किलो वजन अगर कम करना है हमको, तो इसका मतलब 8000 किलो कैलोरीज आपको खर्चा करनी है, बराबर। और कहां से आएगा ये 1 किलो फैट? ऑयल बोलो या और भी कोई चर्बी युक्त चीजें है, 1 किलो अगर खाते तो उसमें से हमको 9000 किलो कैलोरीज मिलती है। मतलब जरूरत से ज्यादा 1 किलो फैट खाने से 1 किलो बॉडी फैट अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो तैयार हो जाएगा। वही बात शक्कर की होगी, 1 किलो शक्कर अगर हम लोग खाते हैं महीने भर में, तो उससे 4000 किलो कैलोरीज मिलेगी, जिससे कि करीब करीब आधा किलो वजन हमारा बढ़ेगा। तो ये दो चीजें मेनली रिस्ट्रिक्शन हम लोग सजेस्ट करते हैं डाइट पैटर्न में, कि फैट हमको कम करना है और उसके साथ साथ हमको ऑयल या चर्बी कम करना है, ये दो चीजें। तो हम लोगों ने फिर ये देखा है कि जो हमको इस्तेमाल करना है ऑयल और घी, पूरे फैट्स जो जा रहे हो वो 20 ग्राम पर पर्सन पर डे से ज्यादा ना हो। ओके, हमारे डायबिटीज प्रोग्राम में तो हम 0 फैट ही करते हैं प्रिस्क्राइब, क्योंकि वो थेरापेटिक डाइट होता है, क्योंकि रिवर्सल की बात करनी है। मगर नॉर्मल लोगों के लिए भी जो शरीर श्रम नहीं करते हैं ज्यादा, उनके लिए जरूरत है 20 ग्राम पर पर्सन पर डे। ओके, अब ये तेलों वाला फैट तो दिखाई देता है, मगर ये दूसरी जो चीजें हैं जिसमें का फैट हमको दिखाई नहीं देता है। खास करके हम लोग बोलेंगे, इधर दिख रहा है आपको कि आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, बेकरी आइटम है, बिस्किट से लेके तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कई मात्रा में फैट होता है। आप अगर रैपर के ऊपर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझेगा कि कई सारे बिस्किट्स में 15%, 20%, 25% फैट होता है, या कई सारे नमकीन चीजें आती है उसमें भी करीब करीब 20, 25, 30% तक के फैट रहता है। तो ये सब बच्चों की पसंद वाली चीजें हैं, तो हमको इधर वाले फैट ये तो कम करना ही है, तेल घी, मगर इधर वाले फैट भी हमको कम करने होंगे नेचुरली, तो ही हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। अब उसके आगे वाला बात हम लोग देखेंगे कि अभी हमको इसके लिए फिर किचन में क्या क्या चेंजेस करने होंगे। ओके, तो नेचुरली कुछ चेंज हमको करने होंगे किचन में। उसमें का एक होगा कि तेल कितना आए हमारे घर में। ओके, तो एक क्या बोलेंगे, एक प्रिस्क्रिप्शन हमारे फैमिली के लिए तैयार हो जाता है। हम लोग जो बात करते हैं वो कोई एक व्यक्ति के लिए डाइट प्रिस्क्राइब नहीं करते जिस तरीके से आज के डाइटिशियन करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में एक एक व्यक्ति के लिए अलग से खाना नहीं बनता है बहुत दिनों तक के। बड़ी मुश्किल से महीना 2 महीने हार्ट अटैक के बाद 2, 4, 6 महीने तक के अलग से खाना बनेगा, बाद में तो सबके लिए एक ही खाना बनता है। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी कोई चेंज करना है डाइट में वो पूरे फैमिली के लिए होना चाहिए। और ये जो खाना होगा, जो चाहे हार्ट हेल्दी हार्ट के लिए हो, चाहे डायबिटीज के लिए हो, चाहे ना हो इसके लिए हो, यही खाना सबके लिए अच्छा है। नहीं तो आज बच्चे सब बाकी सब चीजें खाएंगे, कल बड़े होने के बाद फिर से उनको ये प्रोग्राम में आना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं, फिर डायबिटीज डेवलप हो, चाहे हार्ट की तकलीफ डेवलप हो, तो ये ना हो। तो चेंजेस क्या करने होंगे? एक तो तेल आपके घर में आने वाला, ये आधा लीटर पर पर्सन पर मंथ, इससे ज्यादा ना हो। ओके, आधे लीटर के ऊपर ना हो एक व्यक्ति के लिए। अगर वजन ज्यादा है, डायबिटीज है या और कोई बीमारी है, तो उसके लिए 250 ml तेल, खाली 250 ml तेल, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो इसका मतलब रोज का तेल का इस्तेमाल जो होना चाहिए, नाश्ता और दोनों टाइम का खाना, अगर 4 लोग हैं तो 80 ml में आपका हो जाना चाहिए। तो एक नाप कर लीजिए घर में, और उसमें
80 ml तेल रोज का निकालिए किचन टेबल के ऊपर, उसी में आपका नाश्ता और दोनों टाइम का खाना होना चाहिए। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम वाला है, हेल्थ प्रॉब्लम वाला, तो उसके लिए 10 ml में पूरा दिन नाश्ता और दोनों टाइम का खाना होना चाहिए। या तो फिर हम जैसा बोलते कि जीरो ऑयल ही इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर रहेगा। वो तेल का इस्तेमाल जीरो करना है, उसकी जगह भले ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जिससे तेल बनता है वो ऑयल सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे शेंगदाने का आप लोगों ने कूट बना लिया, वो इस्तेमाल किया, खोबरे का कीस किया, तिल्ली डाला, वैसे तो उसमें से तेल निकलने वाला है, वो सबसे शुद्ध रहेगा। ओके। दूसरी बात जो है कि जमने वाली चीजें जहां तक के हो सके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जमने वाली चीजों में सैचुरेटेड फैट रहते हैं जो बॉडी के अंदर जाकर के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाते हैं। तो खास करके डालडा, जो बेकरी सब डालडा में बनती है आज, तो जहां तक हो सके बेकरी पूरी बंद कर दीजिए। दूसरा जो है घी, घी की मात्रा भी नहीं के बराबर हो। खास करके जिनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनका वजन वगैरह सब मर्यादित है, जिनको कोई तकलीफ नहीं, उनके लिए 5 ग्राम घी पर डे चलेगा, गाय का घी प्रेफरेबली। मगर जिनको कोई प्रॉब्लम है उन्होंने घी नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है आज। घी, कई बार लोगों के मन में ये है कि भाई घी, खास करके हम भारतीय लोगों के मन में घी के बारे में काफी लगाव है। हम बोलते हैं हमारे बाप दादा तो कटोरी कटोरी घी खाते थे, उनको कहाँ कब हार्ट अटैक आया, उनको कहाँ कब डायबिटीज हुआ, ठीक है नहीं। तो घी में कोई बुराई नहीं है, ये समझ लीजिए। ओके, घी खाने में कोई इतराज नहीं है। सवाल है कि ये घी पचाने की आपकी क्षमता है क्या आज, वो पचाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या। जब हम ये बोलते कि हमारे बाप दादा कटोरी कटोरी ही खाते थे, तब हम ये भूल जाते थे कि हमारे बाप दादा कितने पैदल चलते थे दिन में, कितनी मेहनत करते थे, वो हम लोगों ने छोड़ दिया और कटोरी भर घी खाना खाली हम लोगों ने उनसे ले लिया। तो दिस इज अ सिलेक्टिव व्हाट वी कैन से, ये जो सिलेक्शन है ये गलत है, तो बैलेंस सब बिगड़ गया है इसकी वजह से। घी में कोई बुराई नहीं है, ओके, या तेलों में या फैट में कोई बुराई नहीं है। बुराई इसलिए है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप अगर 4-6 घंटे मेहनत करते हैं, पसीना निकले ऐसी, तो ये सब भूल जाइए जो मैं बता रहा हूँ। मगर आज आपकी वो तैयारी नहीं है ज्यादातर लोगों की, हम में से, इसलिए शायद हमको ये परिवर्तन करने होंगे आहार में। ओके। तीसरी बात जो है, ऑल एनिमल फैट्स, जानवरों से तैयार होने वाले फैट्स, उसमें सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल रहता है, इसलिए वो जहां तक हो सके टालें। तो सभी प्रकार का नॉनवेज, ओके, मांसाहार या इवन एग्स, जहां तक हो सके नहीं खाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बोल रहा हूं। इवन दूध और दूध से बनी हुई चीजें भी बहुत, अगर नहीं खाते तो बहुत ही अच्छा, खाना ही है तो बहुत सीमित मात्रा में खाना चाहिए। दूध के बारे में कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है। पूरे दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो मानते कि दूध को भी वो मांसाहार का पार्ट मानते हैं और दूध नहीं लेते हैं, दूध या दूध से बनी वाली चीजें, ओके, जिनको वेगन्स बोला जाता है, वेजिटेरियन से भी 1 स्टेप अहेड। तो गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए अच्छा है, वो इंसान के लिए अच्छा नहीं है। मजबूरी है तो बात दूसरी है कि माँ को दूध नहीं है, बच्चे को कुछ तो भी देना है, तो देन इट्स ओके। मगर दूध कोई हमारे बहुत काम की चीज है लॉन्ग टर्म, ऐसा आज का साइंस तो भी नहीं बताता है। एक्चुअली दूध की वजह से कई सारे एलर्जीज और ऐसी सब चीजें भी हो सकती है। उसके बाद फिर बात आती है कि कौन सा तेल हम लोग इस्तेमाल करें। इसके बारे में काफी चर्चा होती रहती है और आजकल फिर मार्केटिंग का जमाना है, तो हर कोई अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने की देखता है। एक बेसिक प्रिंसिपल आप ख्याल में रखिए कि कोई भी एक तेल खाने के लिए अच्छा नहीं रहता है। ओके, सो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस क्या बोलता है, आहार शास्त्र का एक मूलभूत तत्व यह है कि डाइवर्सिटी, जितना अलग अलग चीजें हो उतना अच्छा है। कोई भी एक तेल में आपके शरीर को लगने वाले अलग अलग जो फैटी एसिड्स रहते हो, टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ जानबूझ के, वो नहीं होते हैं। इसलिए जहां तक हो सके 2-3 तेल हमारे खान पान में हो। एक तो आइडियली तो बिल्कुल जीरो ऑयल करिए आप खाना, और उसमें ऑयल सीड भले ही आप इस्तेमाल करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बेहतर होगा। नहीं तो फिर 2 या 3 तेल अलग अलग इस्तेमाल करिए, एक समय में साथ में या कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करिए।
उसमें का एक तेल जहां तक हो सके सरसों का या जवस का, अलसी जिसको बोलते हैं, उसका हो, क्योंकि ये दोनों में ये पाया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा है, जो एंटीऑक्सीडेंट जिनको हम बोलते हैं, इट इज अराउंड 10% है ये दो तेलों में, सरसों और अलसी में। बाकी तेलों में वो बहुत कम है, 1% से कम है। और ये ओमेगा 3 अगर ज्यादा है तो ये कई सारी बीमारियां की रोकथाम करने में फायदे वाली होती है। फिर जहां तक हो सके घानी में या कोलू वाला जो रहता है ना, जो तेल तेल घाना जिसको बोलते हैं, उसमें बना वाला तेल जहां तक हो सके प्रेफर करें, ना कि रिफाइंड तेल। रिफाइनिंग केमिकल प्रोसेस है, उसमें कई सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। आज ज्यादातर घरों में जो तेल इस्तेमाल होता है वो रिफाइनिंग तेल होता है, और वो कई सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर ये चार्ट भी शायद आपके लिए काम का हो सकता है कि कैलोरी कंटेंट क्या कितना होता है। मतलब ये तो सभी को कई सारी जगह आपको ये चार्ट मिलेंगे। हमने अनुभव के आधार के ऊपर एक खाली उसमें कॉलम ऐड किया कि उतने कैलोरीज खर्चा करने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा। और फिर बात करते समय हम लोग ये बोलते हैं, एक एक कप चाय अगर लेते हैं आप, जो 60 कैलोरीज रहती है दूध वाली चाय, तो वो लेने के बाद आपको 1.2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसका मतलब 1 कप टी इक्विवेलेंट टू 1.2 किलोमीटर ऑफ वॉक। ओके, अगर एक ब्रेड की स्लाइस लेते हैं आप 70 कैलोरी, इसका मतलब 1.4 किलोमीटर चलना पैदल। दो बिस्किट खाते हैं आप, चाहे जो भी खाए, पार्ले जी, मारे, जो भी कुछ है, अलग अलग होगा थोड़ा बहुत परसेंटेज, एवरेज दो बिस्किट के पीछे 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। बिस्किट की साइज अगर ज्यादा है तो और ज्यादा चलना पड़ेगा। ओके, तो ये बातें जो है ये इंपॉर्टेंट रहती है। वही अगर हम देखेंगे कि अगर हम आइसक्रीम खाते हैं, एक कप आइसक्रीम खाते हैं तो 3.6 किलोमीटर चलना होता है। वही एक अगर आलू वड़ा खाते हैं तो 2.4 किलोमीटर चलना होगा। समोसा खाते हैं तो 4 किलोमीटर चलना होगा एक समोसे के लिए। भजिया अगर खाते हैं तो 4 किलोमीटर चलना होगा। ओके, तो ये फॉर्मूले याद में रखिए। ये फॉर्मूले अगर याद हो जाते हैं आपको, तो आप इसके बाद आइसक्रीम खाते समय ये कभी नहीं भूलेंगे कि 3.6 किलोमीटर चलना होगा। चाहे जितना खाइए, उतना अगर चलने की तैयारी है तो बिल्कुल खाइए। कोई अगर स्वीट हम लोग खाते हैं एक, कोई भी एक स्वीट खाते हैं, मान लो कि आप क्या गुलाब जाम खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, काजू कतली खा रहे हैं, मान लो एक स्वीट के पीछे आपको करीब करीब एक 3 से 5 किलोमीटर, स्वीट के साइज और इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मगर एक 3-4 किलोमीटर आपको चलना है। आप अगर 4 पीस खा रहे तो आपको मान लीजिए 10-12 किलोमीटर दिन भर में चलना है, तो ये आप खाएंगे हो, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे, और ये फार्मूले अगर याद हो जाते हैं तो फिर शायद हमारा आगे वाला हिस्सा आसान हो जाता है। तो खान पान के बारे में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक कैलोरी वाला कैलकुलेशन देख लीजिए, एक चम्मच शक्कर लिया ऊपर से, चाय में लिया और कहीं में लिया, या एक चम्मच तेल या घी लिया ऊपर से, कई लोग रोटी में घी लगाते हैं या ऊपर से तेल या घी लेते हैं दाल में और ये सब में, तो एक चम्मच शुगर या एक चम्मच तेल घी, इसका मतलब करीब करीब 40 से 45 किलो कैलोरी, इसका मतलब 1 किलोमीटर चलना। ओके, तो आपके यहाँ मेहमान आए हैं तो उनको जरूर बोलिए कि भाई क्या रोटी वैसे कैसे क्या आपको खिला सकते हैं भाई, ठीक है नहीं, बगैर चोपड़ी हुई घी लगाए हुई रोटी कैसे क्या देंगे, बराबर। घी तो लेना ही चाहिए दाल में थोड़ा सा, इसका मतलब आपको और चलना है, ऐसा आप मेहमान को सजेस्ट कर रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है। तो ये नहीं भूलना चाहिए हमको, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, छोटी छोटी चीजें। उसके बाद फिर दूसरा जो पार्ट है वो फाइबर क्वांटिटी हमको बढ़ानी है। ओके, फाइबर क्वांटिटी जैसे हम लोगों ने अभी तक के देखा कि फैट हमको कम करना है, अभी फाइबर की मात्रा बढ़ाना है। फाइबर की मात्रा बढ़ाना है, इसका मतलब क्या करना है फिर हमको, फाइबर के क्या बेनिफिट होते हैं, एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर आपकी बढ़ी हुई है डायबिटीज में जैसे होता है तो वो आपकी ब्लड शुगर कम करता है। कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हमारे देश में कई सारे लोगों को होती है, तो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी कम हो जाती है फाइबर क्वांटिटी अगर सही मात्रा में है तो।
तो डेली 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। तो ये फाइबर जो है ये हमको मिलता है खास करके, ये बेकरी में बिल्कुल जीरो रहता है, ये पोल्ट्री में जीरो है, ये डेयरी में जीरो है। इसलिए पोल्ट्री, डेयरी, नॉनवेज, ये सब चीजें कम से कम होना चाहिए। फाइबर होता है प्लांट्स में, सभी प्रकार के प्लांट्स में फाइबर रहते हैं। ओके, तो फाइबर की क्वांटिटी अगर हमको बढ़ानी है तो हमको नेचुरली सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। ये मेजर पार्ट होना चाहिए हमारे खान पान का। ओके, अगर हम अनाज खाते हैं तो वो छिलकों समेत हो, ओके, तो उसमें रहते हैं सबसे ज्यादा फाइबर, छिलके में रहता है सबसे ज्यादा जो है। तो हमको ये चेंज हमको करना होगा अपने डाइट में। तो इसके लिए फिर किचन में क्या करना होगा हमको, हम जब रोटी बनाते हैं तो जहां तक हो सके पूरे गेहूं के आटे की रोटी बनाइए, चोकर अलग मत निकालिए। आटा बहुत महीन नहीं पिसवाए, बहुत पतला या महीन मैदे जैसा आटा नहीं पिसवाए। भले ही वो रोटी बहुत वाइट आती होगी मगर वो स्वास्थ्य के लिए शायद उतनी अच्छी नहीं है। जहां थोड़ा सा खाने में वो जो ऊपर का लेयर रहता है ना गेहूं का छिलका, वो अगर रोटी के साथ रहा तो शायद वो ज्यादा बेहतर है स्वास्थ्य की दृष्टि से। ओके, फिर फल और सब्जियां जहां तक हो सके ऊपर छिलका ना निकाले हुए इस्तेमाल करें। ओके, क्योंकि अगर छिलका निकालते हैं तो फाइबर सबसे ज्यादा ये आउटर लेयर में रहता है। ओके, उसके बाद फिर अगर चावल खाना है तो जहां तक हो सके ब्राउन राइस इस्तेमाल करिए, या हाथ कुटाई से बनने वाला चावल जो शायद आदिवासी क्षेत्र में थोड़ा बहुत मिल सकता है। आज जो ज्यादातर घरों में जो चावल इस्तेमाल होता है वो सफेद चावल रहता है, पॉलिश किया वाला, जिसमें के ऊपर का पूरा न्यूट्रिएंट उसमें से निकाल दिया जाता है पॉलिश करा के। ओके, राइस ब्रान जिसको बोलते हैं, जो सोल्यूबल फाइबर रहता है, जो काम का रहता है। तो ये सफेद चावल मतलब बिल्कुल ही पोषणहीन वस्तु है जो आज ज्यादातर लोगों के घरों में, पढ़े लिखे लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद में जहां तक हो सके सलाद, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाइए। हम लोग तो ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी थाली में अगर हम बात करते हैं तो 60 to 80% पार्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जियां, सलाद और भले ही फ्रूट्स। दिन भर का अगर हम हिसाब लगाते शरीर के अंदर जो जा रहा उसके अंदर 20% चीजें ही ऐसी हो जो ग्रेन बेस्ड हो, चाहे वो फिर गेहूं की रोटी है, चावल है, दाल है, ये सब चीजें 20 to 40%। ओके, हम थेरेपेटिक डाइट जो डायबिटीज वालों को प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें तो 20% ही बोलते हैं, मगर कम से कम 50-60% हमारे थाली का हिस्सा दिन भर में जो कुछ जाता है पेट के अंदर वो होना चाहिए सब्जियां, सलाद और फ्रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कम से कम प्रक्रिया की गई चीजें, क्योंकि आहार शास्त्र का दूसरा वो नियम है कि आप जितनी प्रक्रिया प्रोसेसिंग करेंगे उतनी उसकी आहार मूल्य उसका कम होते जाता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कम होते जाती है। इसलिए कम से कम उसको प्रक्रिया करी वाली चीजें इस्तेमाल करिए। पल्सेस दालें अगर इस्तेमाल करना है तो छिलके समेत इस्तेमाल करिए, या दालों की जगह आप स्प्राउट इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा बेहतर होगा नेचुरली। ओके, तो ये बातें, इतनी बातें खान पान के बारे में इंपॉर्टेंट होगी, ये चेंजेस आपको अपने किचन में करने होंगे। ओके, ये फिर जिनको हम बोलते हैं दीज आर 3 व्हाइट किलर्स। ओके, जिसमें का एक है मैदा, मैदा मतलब पूरी बेकरी आ गई इसमें। ओके, और दूसरी जो आता है वो फिर आएगा व्हाइट शुगर, जो सफेद शक्कर हम लोग घरों में खाते हैं। बिल्कुल सफेद शक्कर के ऊपर हमेशा के लिए बैन कर दीजिए, ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। शक्कर एक एडिक्टिंग एजेंट है ऐसा बोला जाता है। ओके, आप मीठा खा सकते हैं मगर शक्कर में बनी मिठाई की जगह आप भले ही गुड़ इस्तेमाल करिए और चीजें इस्तेमाल करिए, नेचुरल स्वीट्स, जैसे आप खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट्स, खारिक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश, मनुका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, मगर शक्कर बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है शरीर को शक्कर की, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वो आखिर शरीर में जाके शक्कर बनती है। मैदा मतलब बेकरी पूरी, तो मैदे के ऊपर पूरा बैन कर दीजिए।
जो भी इस्तेमाल करना है जहां तक हो सके होल व्हीट वाला, ब्रेड भी अगर करना है तो पूरे होल व्हीट वाला। जरा लेबल देखते जाइए, जो भी खाने की चीजें लाते हैं आप पैकेजिंग वाली, लेबल के ऊपर लिखा रहता है क्या है। तो बहुत बार हम लोग ब्राउन ब्रेड करके जो लाते हैं उसमें भी मैदा रहता है 50-60%। ओके। और तीसरी बात जो हमको कम करनी चाहिए वो है सॉल्ट, नमक। सो दीज आर 3 वाइट किलर्स जिसको हम बोलते हैं। खास करके पपड़ है, अचार है, इसमें रहता है, और सभी प्रिजर्व फूड में रहता है। सभी चाइनीज में बोलिए आप, और ये बाहर जो सब्जियां, बाहर जो हम लोग खाना जाते हैं, ये सब में भी काफी सारी रहती है। मैगी से लेके तो कई सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार के नूडल्स और अलग अलग चीजें जिसको हम बोलेंगे, जिसमें सॉल्ट काफी रहता है। तो ये चीजें जहां तक हो सके इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद फिर क्या खाना चाहिए हमको ज्यादा, और ये भी और हमारे स्वास्थ्य के शत्रु है जिसको हम जंक फूड बोलते हैं। जंक मतलब जो कचरा है, तो ये कचरा हम लोग पेट में डाल रहे हैं। जंक फूड बोलते हैं उसको हम लोग, और डालते हैं अपने पेट में, बजाय उसको कचरा कुंडी में डालने के अपने पेट में डाल रहे हैं। ये सब चीजें जो आपको दिख रही, समोसा कचौरी से लेके तो सब तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा हाईली फ्राइड प्रोसेस चीजें जो है, या फिर बच्चों को जैसे पसंद रहते हैं आलू चिप्स से लेके तो क्या क्या अलग अलग चीजें जो रहती है, कुरकुरे से लेके तो बहुत सारी चीजें रहती है जो बच्चों को बहुत पसंद वाली चीजें ही है। तो ये सब स्वास्थ्य के दुश्मन है, इतना हमको नहीं भूलना चाहिए। हमको फिर क्या खाना चाहिए, तो जैसे आज कोरोना की वजह से सब लोगों का ध्यान थोड़ा सा इम्यूनिटी की तरफ गया है, कि हमारी रोगों को, रोग बीमारियों से लड़ने वाली ताकत को कैसे बनाए रखें। तो ये जंक फूड अगर खाएंगे हम लोग तो बीमारी योग से लड़ने वाली ताकत जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं वो कम होएगी आपकी। अगर आप नेचुरल डाइट खाएंगे, जो ये ऑल कलरफुल थिंग्स इन नेचर, नेचर में जितने भी रंग मिलते हैं वो सब रंगीन चीजें अगर हमारे आहार में है, तो नेचुरली हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति जो है वो स्ट्रांग होगी। इसलिए हमारे आहार में 60 to 80% ये सब चीजें होनी चाहिए। बाकी जो बचा है 30-40% वो रहेगा, चाहे जिसको हम बोलेंगे गेहूं है, चावल है, दाल है, ये सब चीजें रहेगी, नट्स है। ओके, ये सब चीजें हो सकती है। बाकी 50-60% चीजें जो है वो नेचर में मिलने वाली कलरफुल चीजें। और ये अगर सब कलर्स अगर हमारे थाली में है, खास करके हीरा, हरा, पीला, लाल, और ये सब कलर अगर है हमारे थाली में, तो हमको सभी शरीर को लगने वाले विटामिन मिल जाते हैं, सभी मिनरल्स मिल जाते हैं, और सभी एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। तो हमको फिर ये हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए क्या खाओ और उसके लिए क्या खाओ। आप इतना देखिए कि कौन सा कलर हमारे थाली में कम है और उसके लिए हम लोग क्या खा सकते हैं। ओके, तो इतना सिंपल बात है। बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे हम लोग, जो हम लोग सब स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, मगर हार्डली हमारे घरों में बैलेंस डाइट हम लोग लेते हैं। तो लो इन फैट, फैट कंटेंट कम हो, फाइबर मात्रा, रेशेदार पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो, कलरफुल थाली हो हमारी, ऑल नेचुरल कलर्स, डिफरेंट टेस्ट हो, अलग अलग विभिन्न टेस्ट हो अलग अलग प्रकार की, और अलग अलग टेक्सचर हो। खास करके दांतों से चबाने वाली चीजों की कमी है आज के हमारे आहार में, तो वो हमको बढ़ानी होगी। दांतों से चबाने वाली चीजें, खास करके सलाद है, स्प्राउट्स है, ये सब चीजें, नट्स है, तो ये चीजें अगर बढ़ाते तो नेचुरली अपने आप वो बैलेंस डाइट होने लगेगा हमारा। आहार के बारे में और एक दो चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा, और फिर आपके अगर सवाल है कुछ, तो सवाल जो आ रहे हैं उसका भी कुछ जवाब शायद देते आएगा, तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो आहार के बारे में और एक चीज इंपॉर्टेंट है, कि जैसे हम लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक और खाते समय 32 बार चबा के खाना चाहिए। ओके, 32 सब लोगों ने सुना है ये। आपने कभी गिना है क्या आप कितनी बार चबाते हैं निगलने के पहले? आज गिनिए अभी। ओके, अभी नेक्स्ट खाना जब आप खाएंगे, चाहे डिनर लेंगे अभी प्रोग्राम के बाद, या कल सुबह नाश्ता या खाना खाएंगे, तो गिनिए कितने बार आप चबाते हैं निगलने के पहले।
तो मुझे नहीं लगता कि 400 के ऊपर आपकी गाड़ी जाएगी। कल से ये नियम कर लीजिए कि कम से कम 25-30 बार चबाए बगैर निगलना नहीं है। डोंट swallow, ओके, एटलीस्ट च्यू फॉर 30 टाइम्स। हर कौर 25-30 बार चबा के खाई है। वो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, उसके पीछे का साइंस ये है कि जितना आप ज्यादा चबाएंगे उतना हमारे ब्रेन में एक सटाइटी सेंटर रहता है कि खाने का तृप्ति का आनंद देने वाला एक सेंटर रहता है, वो जल्दी ठीक क्या बोलेंगे उसको सेटिस्फाई हो जाता है। तो बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं रहती, फिर हमको थोड़ी मात्रा में खा के भी हमको खाने का आनंद उठा सकते हैं हम लोग। तो वो एक बात इम्पॉर्टेंट है 32 बार चबाने की। ये करने से फिर दूसरा ये होगा कि कई सारी चीजें जो हमारे सलाइवा रहता है मुंह के अंदर, उसमें कुछ एंजाइम रहते हैं, तो कुछ डाइजेशन वहीं हो जाएगा हमारा नेचुरली, तो आगे के लिए पेट में बना बनाया चला जाएगा। आज हम खाली निगल रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जाते जाते खा रहे, कहीं कभी रास्ते में खड़े खड़े खा रहे, तो ये गलत बात है। कम से कम 20 मिनट थाली से नहीं उठना है खाने के टेबल पर से, इतना नियम एक बना लीजिए। आप देखिए कई सारे प्रॉब्लम आपके कम होने लगेंगे। आपका शायद वजन कम होने में हेल्प होगी, आपका ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने में भी हेल्प होगी बाय दिस सिंगल मेजर आल्सो। ये एकमात्र उपाय करके भी काफी चेंजेस आ सकते हैं आपके इसमें, ओके। दूसरी बात जो है, आप जब भी खाते हैं तो माइंडफुली खाइए, ओके। हमारा माइंड फुल रहता है, अलग अलग विचारों से रहता है, दिमाग में प्लानिंग चालू रहता है, इसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना। माइंडफुल जिसको हम बोलेंगे, हम पूरा ध्यान लगा के कभी नहीं खाते उसके तरफ, ओके। तो माइंडफुल ईटिंग जिसको बोलेंगे, माइंडफुलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आज ये समझ में आ रहा है कि हम अवेयरनेस अपनी बढ़ाते हैं कि हम लोग मुंह में के अंदर क्या डाल रहे हैं, उसकी टेस्ट कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका क्या बोलेंगे सुगंध आ रही है, उसका कलर दिख रहा है। तो ये सभी जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, इस सभी ज्ञानेंद्रियों के साथ खाना है, ना कि खाली जबान के साथ। खाने का आनंद तो सब सब इसमें आएगा ना, कलर से लेके तो टेस्ट से लेके तो सब चीजों में। तो वैसा आनंद से अगर खाना है तो माइंडफुली खाइए। तो टीवी के सामने बैठ के नहीं खाना है और कुछ करना नहीं है, खाना खाते समय शांति से पूरा ध्यान लगा करके खाना खाना है, ओके। तो ये माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, फिर आप दूसरा दूसरा आपको ये भी सोचना होगा कि आपके हाथ में मान लो एक क्या बोलेंगे गेहूं की चपाती है, खा रहे आप, एक और खा रहे, या दाल खा रहे, या सब्जी खा रहे हैं। तो ये सब्जी खाते समय आप ये याद करने की कोशिश करिए, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ये सब्जी आई कहाँ से मेरे घर में। पहले तो सब्जी बनी है ये, तो बाजार से सब्जी लाया होगा, घर में किसी ने तो भी ये, माँ ने, पत्नी ने, बहन ने, या मैंने, किसी ने तो भी ये बनाई है सब्जी, ओके। तो उनके प्रति फिर ग्रेटिट्यूड का एक कृतज्ञता भाव हमारे मन में होना चाहिए खाना खाते समय। फिर ये सब्जी जो आया सब्जी वाले से, जो हम लोगों ने लाया, चाहे हमारे दरवाजे के ऊपर या बाजार में जाकर के, तो सब्जी वाले के वजह से हमको सब्जी मिली है। फिर वो सब्जी वाले के पास कहाँ से आई, वो कोई किसान उसके पास लेके आया शायद, तो किसान का धन्यवाद हमको करना चाहिए। फिर वो किसान ने जो सब्जी बनाई है, तो हम लोग ये इमेजिन करने की कोशिश करें, विजुअलाइज करने की, कि मान लो हम लोग गोभी की सब्जी खा रहे हैं, फ्लावर की सब्जी खा रहे हैं, तो फ्लावर की खेती है, आप खेत इमेजिन करिए, वहाँ वहाँ खेती में मिट्टी है, मिट्टी में वो फ्लावर के पौधे हैं, फिर वहाँ हवा है, ऑक्सीजन है, वहाँ पानी जा रहा है, ऊपर से सूरज है, सूरज की रोशनी है, हवा है। तो ये पंच महातत्व जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, ये सब वो फ्लावर की सब्जी जो मेरे हाथ में है, जो मेरे मुंह में जा रही अभी, उसमें ये सब पंच महातत्व सम्मिलित है। तो आप खाते समय वो सब पंच महातत्व के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा भाव मन में लाके खाने की प्रैक्टिस करें। इसको बोलेंगे माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुलनेस, कि पूरा विश्व आपके कौर में समाया हुआ है। आप जो एक कौर खा रहे हैं, रोटी सब्जी चावल जो भी कुछ खा रहे हैं, इसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। कहीं का तो भी ऑक्सीजन है, कहीं की तो भी मिट्टी है, कहीं का तो भी पानी है, सूरज की रोशनी है।
ये सबसे बना है, ये मेरे हाथ में जो कौर खा रहा हूं मैं ये, तो ये सबके साथ मेरा रिश्ता है। तो ये जो कनेक्ट जिसको बोलेंगे ना स्पिरिचुअल बॉन्ड, ये खाने के साथ अगर हम जोड़ते हैं ना, तो नेचुरली फिर कई सारी बीमारियां जो गलत तरीके से खाने की वजह से पैदा होती है अपने आप कम होने लगेगी, रिवर्स होने लगेगी, या होगी ही नहीं आगे जा करके। तो दिस माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब आप क्या खा रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, कितना खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं, that is also very important part. So this mindfulness is a very important factor of eating. Okay, जो ज्यादातर जगह हम लोग देखते हैं कि निग्लेक्ट होता है, तो वो प्रैक्टिस करिए अभी थोड़ा सा रेगुलरली। और एक बात बताना चाहूंगा खाने के बारे में, फिर शायद हम लोग रुकेंगे आज के सेशन में। वो जो बात आती है, कई सारे सवाल भी ऐसे आते हैं इस प्रकार के कि कैसे करें क्या करें, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि टेस्ट हमको कहाँ समझती है, तो मुंह के अंदर है। टेस्ट बर्ड कहाँ है शरीर में? खाली मुंह के अंदर, जबान के ऊपर सामने वाले हिस्से में, बराबर। अब मान लो मुझे श्रीखंड पसंद है, मुझे बर्फी पसंद है, मुझे लड्डू पसंद है, गुलाब जाम पसंद है, तो गुलाब जाम की टेस्ट ब्रेन तक के कहाँ से जाएगी? मैंने यहाँ लगा लिया श्रीखंड, तो नेचुरली नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ टेस्ट बर्ड है ही नहीं, समझेगा ही नहीं शरीर को कुछ। जब मैं जबान के ऊपर उसको रखूंगा और टेस्ट बर्ड के साथ उसका कांटेक्ट आएगा और ब्रेन को मैसेज जाएगा, अरे ये मेरी पसंद वाली चीज है, गुलाब जाम है, ये श्रीखंड है। ओके, और ये जब तक के कनेक्शन चालू रहेगा टेस्ट बर्ड का ब्रेन के साथ, तब तक ही मुझे खाने का और स्वाद का आनंद मिलते रहेगा। ओके, तो हमको मान लो कि स्वाद का आनंद चाहिए, अच्छी चीज जो मुझे पसंद आती है, क्योंकि खाना हम कोई विटामिन मिनरल के लिए नहीं खाते, खाना हम आनंद के लिए भी खाते हैं। तो आनंद अगर हासिल करना है तो फिर जहां तक हो सके कोशिश ये रहे कि ये हमारा पूरा जो पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे कि ये जबान के ऊपर जहां टेस्ट बर्ड है वहां ज्यादा समय तक के रहे। ओके, फिर वही बात आती 32 बार चबाने की, तो नेचुरली और टेस्ट बर्ड के साथ जितना घुल मिल जाएगा तो उतना आनंद हमको मिलेगा वो चीज खाने का। नहीं तो आपने मान लो कटोरी भर श्रीखंड खाया या 20-50 गुलाब जाम खाए, तो ज्यादातर हम निगल ही लेते हैं, तो टेस्ट बर्ड के साथ उनका कोई संपर्क ही नहीं आता। तो एक बार वो जबान के पीछे गया कि वो गुलाब जाम है या खाली रोटी जवार की है, ये शरीर को समझेगा नहीं। आप श्रीखंड खा रहे या बेसन खा रहे, ये भी शरीर को समझेगा नहीं है नेचुरली। तो ये बेसिक साइंस हमको याद रखना होगा कि जितना हो सके समय के साथ समय दीजिए खाने के लिए, माइंडफुली खाइए, पूरे स्वाद के साथ खाइए, तो खाने का भी मजा आपको आएगा नेचुरली, और अपने आप ही आपको ये सब बीमारियां भी कम होने लगेगी नेचुरली। ओके, मुझे लगता है आज एक्सरसाइज का पार्ट हम लोग अगले वाले सेशन में करेंगे। अभी हम लोग आज खाने तक ही सीमित रखते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन हम लोग एक्सरसाइज योगा के बारे में बात करेंगे हेल्दी हार्ट के लिए। सिर्फ अभी ये आखिरी स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ जिससे हम लोगों ने शुरुआत करी थी, डॉक्टर डीन ऑर्निश, उनकी एक किताब है दी प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग हार्ट डिसीज, कि जिन्होंने पहली बार ये प्रूव किया था दुनिया में कि कोरोनरी ब्लॉकेजेस कुड बी रिवर्स बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और उन्होंने जो कुछ किया तो यही सब चीजें उन्होंने की, खान पान में परिवर्तन किए, एक्सरसाइज योगा कराया, स्ट्रेस मैनेजमेंट कराया, और उनका हार्ट अटैक रिवर्स हो गया। ये बातें तो उनका एक एक सेंटेंस में उन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में बोला जा सकता है कि ओपन योर हार्ट एंड योर करोनरीज विल ओपन ऑटोमेटिकली। अगर आप दिल खोल सकते हैं तो दिल की खून की नलियां अपने आप खुलने लगती है। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट बात होगी हमको, अगर हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बोलिए आप, या तो फिर हमको हार्ट अटैक से रिवर्स करना है, चाहे वजन कम करना है, चाहे ब्लड प्रेशर को कम रखना है, चाहे डायबिटीज को रिवर्स करना है। तो इसके लिए ये फार्मूला शायद हमको याद रखना होगा। तो आज का ये स्वास्थ्य की पाठशाला का दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा? कई सारे लोगों ने कमेंट में तो लिखा ही है
और भी आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो शायद हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी उसको आंसर कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो अगले गुरुवार को फिर हम मिलेंगे रात 8:30 बजे स्वास्थ्य की पाठशाला में, इसी हेल्दी हार्ट या हृदय संवाद विषय का तीसरा एपिसोड लेकर के, जिसमें हम खास करके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, योगा के बारे में बात करेंगे, और फिर शायद अगर समय रहा तो मन के बारे में बात करेंगे। मन का और हार्ट का क्या संबंध है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, तनाव जो आता है उसका क्या परिणाम होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बातें हम लोग आने वाले सेशंस में करने वाले हैं। हर गुरुवार को 8:30 बजे प्रयास सेवांकुर, प्रयास अमरावती नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल पे ये सब वीडियोस लाइव प्रसारित किए जाते हैं, और आप अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए। बाजू में जो बेल वाला बटन रहता है वो भी आप क्लिक करिए, तो आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे। नया वीडियो जब अपलोड होएगा तब आपको कई सारे वीडियोस इसके ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको पहले वाले जो अपलोड किए वाले जो है, स्वास्थ्य के बारे में है, डायबिटीज के बारे में है, इवन प्रेरणा जिससे मिले, मोटिवेशन मिले, इस बारे में है, पेरेंटिंग के बारे में है। तो प्रयास के कई सारे वीडियोस आपको वहाँ देख सकते हैं आप। तो जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करिए, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो और लोगों के साथ भी जरूर शेयर करिए, शायद जिससे कि और लोगों को फायदा हो। तो ये स्वास्थ्य की पाठशाला हर गुरुवार रात में 8:30 बजे प्रयास अमरावती के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव प्रसारित होने वाली है। आज का ये दूसरा एपिसोड, आज हम यहीं विराम लेते हैं। सबको शुभ रात्रि, और अगले गुरुवार को फिर मिलते हैं इसी समय रात में 8:30 बजे। नमस्कार।